Assalamu alaikum students, how are you? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? Assalamu alaikum students, how are you? Are you doing well? वालेकुम सलाम। यस सर, वालेकुम शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम सर। Okay, so students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था about Morey and Mallet machine, ठीक है? So आप अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिखने जा रहा हूँ Mallet मशीन की, ठीक है? इट इज़ 6 टपल बिकॉज इसमें 6 चीज़ें हैं। कोई डिफाइन कर सकता है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? उसकी फॉर्मल डेफिनेशन याद है आपको? नहीं? तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन बता दें, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को डिफाइन कर दें। Sir, theory of automata means to learn the theory of machine, and it deals with the definitions and properties of theoretical computational models. Okay, good. Any other? कोई भी नहीं? सर वो थ्योरी जो वेरियस कंप्यूटेशनल थ्योरिकल मॉडल से डील करती है। सो ऑटोमेटा की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मतलब आप उसको रट्टा लगा लें। कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये है कि रट्टा लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। कोई ना कोई चीज़ हर जगह पे काम आती है, और मेमोरी एक वन ऑफ द कंपोनेंट इंक्लूडिंग जो है ना, जो कि जिसके ऊपर बेस कर रही होती है आपकी इंटेलिजेंस। तो अगर आपको चीज़ों के नाम याद नहीं है, डेट्स याद नहीं है, यू कांट डू इवन CSS एग्ज़ाम।
तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी जो है उसको जो है ना वो टारगेट किया जाता है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप एज इट इज़ याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है मैंने दो तीन दफ़ा बताई है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स with the properties and definitions of various computational models। तो सिंपल इसमें हमने जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन करना है, ठीक है, और डिस्कस करना है। तो हम बेसिकली जो मेले मशीन है ये कंप्यूटेशनल मॉडल है, तो इसको हमने फॉर्मली डिफाइन करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो इसको फॉर्मली डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये DFA और मेले मशीन में डिफरेंस ये है कि DFA 5 टपल होता है, उसमें 5 चीज़ें होती हैं, इसमें 6 चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो 6 थिंग्स हैं वो हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि DFA में भी होता है, Q नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि DFA में भी होता है, Q नॉट विच इज़ स्टार्टिंग स्टेट जो कि सबसेट है Q का, तो वो इसमें स्टार्टिंग स्टेट होती है एक। और इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं जैसे कि Q में होती हैं, जो कि जैसे कि DFA में होती हैं। इसके अलावा सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा कह रहा हूँ डेल्टा, सो डेल्टा इज नंबर 1 5। इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है, ये उसको डिफाइन कर रहा होता है कि आप किसी स्टेट पे हैं, आप किसी Q स्टेट पे हैं और आप कोई सिग्मा से कोई करैक्टर रीड करते हैं तो आप किसी और स्टेट पे चले जाते हैं, ठीक है, Q स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली आप Q फॉर एग्जाम्पल QA स्टेट पे हैं और आपने सिग्मा रीड किया और QB स्टेट पे चले गए, तो QA और QB बोथ स्टेट्स बिलोंग्स टू Q, ओके, Q सेट। इस तरह से ये डेल्टा की हम बात कर लें, ठीक है, तो ये देयर इज अनदर सिंबल, ठीक है, इसको आप दिस इज आई थिंक 5 नॉट, लेट मी चेक इस सिंबल का नाम क्या है, ठीक है। सो चलें आप इसको भी देख लेते हैं इसका नाम क्या है, लेकिन जो भी ये एक लैम्डा है बेसिकली, एग्जैक्टली लैम्डा। सो लैम्डा जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट पे हैं, QA स्टेट पे हैं और आप सिग्मा जो है वो रीड करते हैं, ठीक है, तो आप कोई चीज़ आउटपुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक O सेट है, तो O सेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है सिग्मा से। सिग्मा में फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स हैं AB, तो O में आप 1 2 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हो। दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मेले मशीन, 6 टपल है और ये आपको पता होना चाहिए। जो भी डेफिनेशंस, जो भी मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी फॉर्मल डेफिनेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। कल को आप को बताना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप उसकी फॉर्मल चीज़ें जो हैं उसको डिफाइन करेंगे, ना कि जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है। सो सर ये जो 5 वाला जी, सिंबल है इसका क्या नेम है? ये लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा सर लैम्डा लैम्डा क्या है? हाँ, ये बेसिकली हमने कहा है कि ये लैम्डा क्या है कि आप किसी Q स्टेट पे हैं, ठीक है, QA स्टेट पे हैं सर इसका और पता है आप जो सर, है, इससे ऊपर वाला सिंबल जो है सॉरी, सर इसका पता है, इससे ऊपर वाला फिफ्थ पे जो सिंबल था। उसके ऊपर वाला तो पहले वाले डेल्टा। डेल्टा का मतलब तो वही है कि ट्रांजिशन फंक्शन का नहीं आपको पता DFA में। यस सर, यस। ट्रांजिशन फंक्शन में आप किसी भी कैरेक्टर को रीड करते हैं, किसी स्टेट पे हैं, QA स्टेट पे हैं, और उस स्टेट से आप जो है वो कोई कैरेक्टर रीड करके सिग्मा से आप किसी और स्टेट पे चले जाते हैं। दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन, सिंपल। सो ये तो पहले ही हमने डिफाइन किया हुआ DFA में, ठीक है, ओके। सो हमने फॉर्मली डिफाइन कर दिया। मेले मशीन भी ऐसे ही है, मोरे मशीन भी ऐसे ही है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक मोरे मशीन बनाई थी, एक मेले मशीन बनाई थी। आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा पावरफुल है, मोरे मशीन या मेले मशीन? तुक्का लगा दें, वैसे गेस करें। मेले मशीन। मेले मशीन। मेले, मोरे मशीन पावरफुल कौन कहता है कि मोरे मशीन पावरफुल है? कोई है? कैसे आप कह सकते हैं कि पावरफुल है? मतलब आपके माइंड में क्या चीज है कि आप उसको कह रहे हैं कि पावरफुल है? सर आपने तुक्का लगा था इसमें। बस तुक्का लगा दिया, माइंड में कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसकी बेस पे आपने डिसीजन लिया? कोई भी ऐसी चीज नहीं आई? चले मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ।
जब मैं कहता हूँ कि NFA जो है वो क्या पावरफुल है, मोर पावरफुल है देन DFA, तो आप इसका आंसर जो है क्या करेंगे? इज सर क्या NFA करें, एनएफए और डीएफए में कौन से पावरफुल है? जी, इज NFA इज मोर पावरफुल देन DFA, यस और नो? यस सर, एनएफए ज्यादा पावरफुल है। कोई और स्टूडेंट? यस सर, एनएफए ज्यादा पावरफुल होगा। ज्यादा पावरफुल होगा। अब्दुल मनान? जी सर। NFA ज्यादा पावरफुल है या DFA? सर एनएफए। ओके, अब्दुल रहमान आसिफ? सर NFA। ओके, अबरार कादरी? सर NFA शायद। शायद NFA। ओके, अहमद हसन? सर DFA ज्यादा पावरफुल होगा। DFA ज्यादा पावरफुल होगा। ओन रजा? सर DFA। DFA। अक्सा आबिद? सर NFA। NFA। सना रूज? हाफिजा सर सना रूज? NFA। NFA। हैदर अली? हसाम बिन नासिर? सर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे ख्याल से। ओके, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कशफ मोइन? कशफ मोइन नहीं है। मोहम्मद फैजान? सर NFA। NFA। मोहम्मद मुबशर इदरीस? सर मैंने बताया एनएफए सर। ओके, मायरा शहजाद? मायरा शहजाद, NFA ज़्यादा पावरफुल है या DFA? मारिया, आप बताएं। मोहम्मद उस्मान अकरम, आप बताएं। सर NFA। NFA। मोहम्मद रिजवान, आप बताएं। NFA। NFA। मोहम्मद बिलाल, आप बताएं। NFA सर। NFA। ओके, लास्ट बंदे से पूछता हूँ मैं, नहीं बल्कि दो भी रहते हैं। समन सिद्दीकी, आप बताएं। सर NFA। NFA। सलमान अली, आप बताएं। सर मैंने सलमान बता रजा? दिया आपको एनएफए। सलमान रजा? सलमान सर रजा? मुझसे नहीं पूछा आपने। कौन है आप? NFA सर। NFA। मायरा? आयशा। आयशा, आप बता दें। सर मुझसे भी नहीं पूछा आपने। सर आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप ये भी तो बताएं। वो भी ज्वाइन किया हुआ, ये भी सर ज्वाइन। मुझसे भी नहीं पूछा आपने। हाँ, मैं सर आपसे ये आयशा पूछना का भी, तो सही होता है हमेशा। मैं आपसे पूछना भी नहीं चाह रहा, ठीक है? जो लेट आए हैं मैं आपसे पूछना भी नहीं चाह रहा। मुझे एक कॉल लेनी है, तो एक जस्ट मिनट, आप उतनी देर सोचें। सर इक्वली पावरफुल होते हैं। क्वेश्चन क्या था सर ने, क्या क्वेश्चन पूछा? ओके, सो मेरी क्लास में सारे लोग फेल हैं सिवाय एक स्टूडेंट के, उसका नाम है उसामा तारिक, क्या था सर? ठीक है? सर मोहम्मद हारिस सर। नहीं, बाकी सारे सर फेल हैं। क्वेश्चन बता दें। सर मोहम्मद हारिस सर, मैंने सही बताया जवाब आपको। क्यों सर? नहीं, आप मैं सारे दिल लोग से आप फेल हैं। सर मैं हाँ, दिल से आपका सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ऐसे तो ना कहे। नहीं वो दिल से मैं पढ़ने सर की आंसर क्या था? मैं आप DFA मैंने था आज सर। अपने आंसर का, ऐसी क्या बात है? सर अ, फेल मैं- क्यों है? मैंने आज आप लोगों का वाइवा लिया है, ठीक है? ओरल वाइवा था आपका ये, तो सारे लोग फेल हैं अभी इसमें, इस कोर्स में। तो जिनको ये नहीं पता कि NFA ज़्यादा पावरफुल है या DFA, जो कि हमने आपको याद होगा कि हमने जिस लैंग्वेज के लिए NFA बना सकते हैं उसके लिए DFA भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने NFA को DFA में कन्वर्ट भी कर लिया था। आपको शायद भूल गए हैं, आपको याद नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि लेकिन सर हमने NFA को कन्वर्ट किया था DFA में, किया था कि नहीं किया था? तो पावरफुल फिर कैसे हुआ? जिस लैंग्वेज के लिए हम NFA बना सकते हैं उसके लिए हम DFA बना सकते हैं। वो कैसे? सिंपल NFA बनाएं उसके लिए और उसको कन्वर्ट कर दें DFA में, तो DFA भी सर बन एक गया उसके क्वेश्चन लिए, है। सर ठीक एक है? क्वेश्चन। सो इसका तो मतलब सर ये है इक्वल है डीएफए और एनएफए। सर एक सवाल है आप। सही, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं NFA और DFA वो इक्वली वेल जो हैं
वो पावरफुल है, कोई भी दूसरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिस लैंग्वेज के लिए हम NFA बना सकते हैं उसी लैंग्वेज के लिए हम DFA भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इस वजह से आया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मोरे और मैले मशीन के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि विच कंप्यूटेशनल मॉडल इज मोर पावरफुल देन अदर वन, मोरे और मैले मशीन के बारे में? सर मैंने पावरफुल है सर, वो करंट स्टेट और इनपुट स्टेट पे सर डिपेंड करती है, जबकि सर मोरे सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, आप मेरा जो है ना वो मैं जो मैपिंग कर रहा हूँ ना वो पिक नहीं कर रहे हैं। इंटेलिजेंट बंदा वो होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जो, आज मैं तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन बनाता हूँ। हम उसको फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं कि आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट ये है, ठीक है, इंटेलिजेंट वो बंदा है जिसको मैं बताऊँ एक फंक्शन, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँ, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है, और अगर मैं इसको 2 पास करूं तो उसका आंसर 4 है, ठीक है, और अगर मैं इसको 3 पास करूं इस फंक्शन को, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो 9 है। अगर मैं इसको मैं 7 पास करूं तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये आंसर आ जाता है वो इंटेलिजेंट है, बाकी इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन है जो कि इनपुट आउटपुट को मैप कर रहा है। इसी तरीके से इंसान के माइंड जो है उसमें भी मैपिंग फंक्शंस होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की शक्ल में होते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं माइंड के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, जितने जो ज़िंदगी में जो आप ज़्यादा जिसके ऊपर टाइम लगाते हो, ठीक है, उस चीज़ की जो उस चीज़ से रेलेवेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मीन्स उनकी सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पीडी हो जाती है। जैसे ही कोई उसके बारे में क्वेश्चन करता है वो फ़ौरन उसको आंसर कर सकता है। द रीज़न इज़ कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। तो यही बात है कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ठीक है, बॉयल राइस की रेसिपी बताऊं, तो आपको मैं बिरयानी की रेसिपी पूछ लूं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डिपेंडेंट अपॉन कि अगर आपने बॉयल राइस की रेसिपी बड़े अच्छे गौर से सुनी है, देखी है, और आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, अपने माइंड में क्वेश्चन पूछे अपने आप से, उनके आंसर्स भी आपको अपने माइंड से मिल गए हैं, यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस अबाउट जो कि बिरयानी के बारे में आपसे पूछूंगा। तो मैपिंग फंक्शन ये होता है कि अगर आपको इनपुट दी गई है और आउटपुट दी गई है, तो आपके माइंड में अगर कोई मैपिंग फंक्शन बन रहा है, ये कैसे इनपुट आउटपुट जो है वो बिल्ड हो रही है, आपस में कनेक्टेड कैसे है, यू कैन ईजिली आंसर दिस कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैपिंग कैसे हो रही है, इनपुट से आउटपुट कैसे कन्वर्जन हो रही है, तो इसका मतलब यू आर नॉट इंटेलिजेंट। सो अगर मैंने आपको एक लिंक बनाया है कि DFA, वाई DFA इज इक्विवेलेंट टू NFA, उसकी मैंने रीज़न बताई है आपको। अगर आपने वो रीज़न नहीं सुनी, ठीक है, तो यू कांट आंसर अबाउट मोरे एंड मैले, ठीक है। तो दोनों सेम है सर? दोनों सेम है? कैसे सेम है? सर ये भी फिर इक्वल होंगे। और जो कैसे आपने बताई है सर के कैसे? जिसके लिए मोरे बना सकते हैं उसके लिए मिले मशीन भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं पूछूं कि मोरे ज़्यादा पावरफुल है मैले से, इज इट ट्रू, तो आंसर शुड बी नो, बिकॉज क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हम मोरे बना सकते हैं मैले नहीं बना सकते, या मैले बना सकते हैं मोरे नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपके माइंड में जो सोचने का तरीका है, अंदाज है, वो प्रीवियस किसी नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन आपसे कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जा रहा होता, जब नई चीज़ होती है टीचर आपसे वो पूछता है कि अच्छा इसका आंसर क्या है, तो इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस हिस्ट्री। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने क्लासेस अच्छे तरीके से ली हैं, थोड़ा बहुत इन टच रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, उनको पता होता है कि अच्छा ये आंसर इसका कैसे देना है। लेकिन मैंने आज इसका आंसर पूछा, मैंने कहा शायद आपको ये पता होगा, लेकिन किसी भी एक स्टूडेंट को सिर्फ पता था कि इन दोनों की पावर जो है वो सेम होती है। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, ये क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ, और NFA को हम DFA में कन्वर्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कोई स्टूडेंट बताएगा कि वाई फिर NFA क्यों यूज़ करते हैं और DFA क्यों यूज़ करते हैं, मतलब सर NFA DFA क्यों नहीं यूज़ कर सकते? सर NFA क्वेश्चन की रिपीट कीजिएगा। सर NFA में हमें हर स्टेट के लिए हर पाथ हमें NFA की ज़रूरत क्यों पड़ती है अगर हमारी इन दोनों की पावर ही सेम है? हर लैंग्वेज को हम DFA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम NFA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम NFA हमारी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है मॉडल,
तो एनएफए की जरूरत क्यों पड़ रही है? डीएफए अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, एनएफए की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर इसमें सर हम 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास कि सबसे पहले तो सर इसकी डिज़ाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग आसान होती है, और दूसरा सर इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस जो है ना इनपुट की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास होती हैं सर, अवेलेबल होती हैं, तो हम इस वजह से एनएफए को भी कर सकते हैं। फायदा क्या होता? सर फ़ायदा इसका यही होगा ना कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है, डिज़ाइनिंग के लिए आसान है, और जब सर बस ये कॉम्प्लेक्सिटी फायदा होता है। को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। टाइम भी कम इसका लगेगा फायदा में क्योंकि हर स्टेट से हमें हर स्टेट के लिए पाथ नहीं बनाना पड़ेगा, और टाइम भी कम लगेगा एनएफए बनाने में। टाइम कम लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन के वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड डीएफए और एनएफए, आपने एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दिया, तो डीएफए भी एक आदमी ने एक लैंग्वेज के लिए डीएफए बना दिया, एक आदमी ने एनएफए बना दिया सेम लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो कंप्यूटर के लिए कौन सा मॉडल बेनिफिशियल होगा? चलो मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज कर दिया मैंने। सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज के लिए डीएफए भी है, एनएफए भी है, कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है कंप्यूटर के लिए, जिसको हम मैप करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा? डीएफए या एनएफए? एनएफए क्यों है या डीएफए क्यों है? सर डीएफए मेरे ख्याल से क्योंकि सर वो मच क्विकर होता है। मच क्विकर होता है। सर एनएफए होगा। एनएफए कैसे एनएफए होगा? होगा क्योंकि सर वो इजीली समझ सकता है उस लैंग्वेज को। बात तो औकात सर डीएफए को भी समझ सकता सर है। डीएफए होगा कंप्यूटर के लिए। तो सर एनएफए से तो ये भी होगा ना कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो लग देखो, रही है उसको डीएफए के केस में वो कम। हाँ, अब पहले ये होता था कि पहले सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपको पता हो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन मैं बताता रहा हूँ आपको। उसमें पहले ना सिंगल कोर होता था, एक सीपीयू होता था, सिंगल कोर। आजकल जो है वो क्वाड कोर, टेट्रा कोर भी आ रहे हैं, ठीक है। इवन के 8 कोर्स आ रहे हैं हमारे पास सिस्टम में। आपको शायद मल्टी थ्रेडिंग आपको पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और वो सिंगल थ्रेडेड है, तो वो सिर्फ एक कोर को यूज़ कर सकती है, बाकी सारे ये वाले 7 रिसोर्सेज जो हैं, 7 सीपीयू जो हैं, ये ज़ाया हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जो है ना वो आपके पास 8 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो एट अ टाइम जो है वो आप एक गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, 7 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, बाकी तो उनको यूज़ नहीं कर रहे आप, सिस्टम के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप जो है आपकी एप्लीकेशन एक सीपीयू कोर को यूज़ करे, आप सारी की सारी कोर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो डीएफए जो है, डीएफए एक कोर को यूज़ कर सकती है सिर्फ, ठीक है, लेकिन एनएफए जो है वो मल्टीपल कोर्स को यूज़ कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के आपने एनएफए कैसे बनाया, ठीक है। बिकॉज एनएफए में ये है कि आप सेम स्टेट से नल रीड करके आप इधर भी जा सकते हैं, नल रीड करके आप इधर भी जा सकते हैं। तो अगर आपने जो इधर जाना है, ये वाला टास्क आप इसको दे दें, जो आपने इधर जाना है, ये वाला टास्क आप नेक्स्ट कोर को दे दें। अगर कोई और पाथ बन रहे हैं, यहाँ पे फिर 2 पाथ बन रहे हैं, तो आप इधर जाने वाला पाथ नेक्स्ट कोर को दे दें। तो सारे के सारे जो हैं वो इन पैरेलल जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे। तो जो भी अगर कोई एक भी आपका थ्रेड जो है जो किसी और एक कोर के ऊपर चल रहा है, वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है, तो वो कहेगा ठीक है जी मिल गया। मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी शायद बच्चा गुम जाने वाली, कि आपके पास एक घर है, उसमें से बच्चा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, तो डिफरेंट गलियां हैं, स्ट्रीट्स, तो एक बंदा आप इधर भेजते हैं, आप एक इधर भेजते हैं, उस स्ट्रेट पे कॉर्नर पे फिर 2 रास्ते हैं, तो 2 बंदे पहले इधर भागते हैं, दोनों में से एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और 2 बंदे इधर भागते हैं, दोनों में से एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है। तो टोटल 4 पर्सन होंगे और 4 डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे नेक्स्ट लेवल पे। तो अगर किसी को भी वो, अब चूँकि सारे के सारे रास्ते जो इन्होंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, 4 रास्ते थे, तो किसी ना किसी को बच्चा मिल जाएगा, तो वो जिसको भी मिल जाएगा वो कह देगा यस मुझे मिल गया है, ठीक है। तो लेकिन ये था कि चारों के चारों इन पैरेलल काम कर रहे थे, इन पैरेलल सर्च कर रहे थे। तो एनएफए का ये बेनिफिट है कि एनएफए जो है वो उसमें पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है उसमें, तो वो आपको आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड अप को बढ़ा सकता है। और ज़रूरी नहीं है, मतलब बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटेशनल स्पीड अप आपको मिले। अब कंप्यूटेशनल स्पीड अप क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं पता तो वो थोड़ा सा गूगल करे कि स्पीड अप क्या होता है, फिर उसको आइडिया हो जाएगा कि स्पीड अप का मतलब क्या है।
स्पीड अप का मतलब सिंपल मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक काम जो है वो एक वर्कर 1 घंटे में करता है तो वो 2 वर्कर जो है वो 30 मिनट्स में कर लेंगे, जिनकी सेम स्पीड होगी काम करने की। तो इससे क्या होगा, वो 2 टाइम्स हमें स्पीड अप मिला है। जो काम 1 घंटे में होना था वो आधे घंटे में हो गया, तो हमारा जो स्पीड अप है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, दोनों वर्कर्स जो हैं वो एक बंदे से 2 टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है, इस वजह से हम NFA को यूज़ करते हैं कि हम पैरेललिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ NFA। लेकिन ओवरऑल दोनों सेम पावरफुल अगर पावर की बात करें तो दोनों सेम पावर के हैं। जिस लैंग्वेज के लिए हम NFA बना सकते हैं उसके लिए DFA भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोरे और मेले की, तो एग्जैक्टली यही आंसर है कि जिसके लिए हम मोरे बना सकते हैं उसके लिए मेले बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं मोरे बनाता हूँ एक लैंग्वेज का, तो फिर आप मेले बनाइएगा, या मैं मेले बनाता हूँ आप मोरे बनाइएगा। सो लेट्स डिस्कस। मैं फॉर एग्जांपल मेले मशीन बनाता हूँ। किसकी? एक प्रॉब्लम है काउंटर, जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, काउंटिंग मशीन। तो मैं उसकी आपको लॉजिक बताता हूँ कि हम उसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, काउंटिंग मशीन या काउंटर भी इसको कह सकते हैं। काउंटर जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0 0 है, ठीक है, स्टार्ट में, ठीक है, तो आपने जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 0 0 1 होगा। ठीक है, अगर ये वाला अगर आप 1 दें उसको एज ए इनपुट, तो नेक्स्ट नंबर जो है उसको 2 जनरेट करना चाहिए, विच इज़ दिस वन। ठीक है, अगर आप उसको 2 इनपुट दें तो उसको नेक्स्ट नंबर जनरेट करना चाहिए, विच इज़ 3। अगर आप उसको 3 इनपुट दें तो उसको नेक्स्ट इनपुट जनरेट करना चाहिए, विच इज़ 4। तो आप बाइनरी में एक नंबर देंगे उसको, मशीन को, वो नेक्स्ट नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज काउंटर समथिंग। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया हो रहा है, जहाँ पे आप अगर देखें तो आपने जस्ट इनपुट और आउटपुट को मैपिंग करनी है, एक रिलेशनशिप बनाना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। इनपुट ये है, ठीक है, तो आउटपुट ये है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस सिंपल ये है कि अगर आप ये वाला इसकी देखें, ये इनपुट देखें और ये आउटपुट देखें, तो इसमें आप देख सकते हो पहले 3 ये 3 डिजिट्स हैं ना, लास्ट वाले ये बिल्कुल सेम है। ये फर्स्ट डिजिट है, ये 0 से 1 होता है बस। जब भी पहला डिजिट 0 होता है तो बाकी सारे के सारे डिजिट सेम रहते हैं आउटपुट में और इनपुट में, लेकिन सिर्फ 0 जो है वो 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी नंबर होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो अगर उसके एंड पे 0 है तो सिंपल आउटपुट जो है वो बाकी आपकी यही नंबर रहेगा, सिर्फ आपने आउटपुट में 0 को 1 करना है, दैट्स इट। तो एक तो ये हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारी मशीन ये करेगी कि ये इनपुट लेगी और ये आउटपुट कर देगी। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर 1 हो यहाँ पे, तो फिर वो क्या आउटपुट करेगा? फिर वो करेगा इस 1 को करेगा 0, ठीक है, और नेक्स्ट जो 0 होगा इसको कर देगा 1, और बाकी सारी की सारी इनपुट जो है वो ऐसे ही सेम ही रहेगी। ये नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं छोटा नंबर लेता हूँ ताकि आपको बाइनरी की अंडरस्टैंडिंग हो। ये नंबर जो है ये 9 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 4 2 1 को अगर आपको याद होगा तो उसका मतलब जो है वो यही है कि ये हमारे पास नंबर जो है वो 9 है। नंबर 9 जो है, इसके बाद नंबर आता है 10 विच इज़ बाइनरी 10 10, उसकी बाइनरी ये है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला नंबर अगर 1 है तो वो 0 हो जाता है, और जो 0 है उसके बाद जो आता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये नंबर लेते हैं। इसमें क्या है, ये वाला नंबर लेते हैं, हाँ ये वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज 11, ये 11 है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है 12। अगर एक इसमें 1 ऐड करें तो 12 बनता है। तो 12 की बाइनरी है 1 1 0 0। ये 0 0 कैसे आया? पहला नंबर अगर इसमें 1 ऐड करें तो वो 0 हो जाता है और 1 कैरी चला जाता है। 1 और 1 में ऐड करें तो वो 0 हो जाता है और एक 1 कैरी चला जाता है, और 0 जो है वो 1 हो गया। ठीक है, और 1 फिर एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न जो समझ आ रहा है मुझे वो ये आ रहा है कि अगर नंबर जो है वो ऑड है, पहला डिजिट 1 है, तो जितने भी 1 होंगे पहले वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी 1 आएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और जो पहला 0 आएगा, ठीक है, कहीं पे वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, अगर यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे भी 0 आएगा,
अगर यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न मुझे समझ आ गया। पैटर्न जो है वो 2 पैटर्न है। अगर तो नंबर पहला 0 है तो सिंपल उसको 1 करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन अगर नंबर 1 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नंबर 3 है तो जितने भी 1 आते जाएंगे उसको 0 करना है। पहले 1 को भी 0 करना है, दूसरे 1 को भी 0 करना है। जैसे ही पहला 0 मिला उसको 1 करना है और बाकी को सेम रखना है। तो ये पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई कर लिया काउंटर में। तो लेट्स डू दिस, इम्प्लीमेंट दिस पैटर्न। हम इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले अगर हम बात करें तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो भी बाइनरी होगी, ठीक है, हम उसको इस तरफ से रीड कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो पहला हम ये वाला डिजिट जो है वो ये रीड कर रहे हैं, 0 या 1। तो हमने क्या किया, मैं मेले मशीन बना रहा हूँ, मैं इस स्टेट पे हूँ, स्टार्टिंग स्टेट पे, ठीक है। अगर मैं 0 रीड करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, सिंपल 1 करूँगा, पहला 0, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चाहे जो मर्जी आता रहे, अगर 0 आ रहा है तो मैं 0 ही आउटपुट करूँगा, और अगर 1 आ रहा है तो मैं 1 ही आउटपुट करूँगा। तो ये तो बन गया सिंपल मेरे लिए, सिंपल जो है वो इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर के लिए मैंने जो है वो मशीन बना ली है कि अगर पहला 0 जो आता है यहाँ से तो मैं उसको 1 कर दूंगा, और फिर 0 आता है तो 0 ही रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। और अगर 1 आता है तो 1 ही रहेगा, और फिर 0 आता है तो 0 ही रहेगा। तो ये बिल्कुल इवन नंबर के लिए ये चीज़ बन गई है। अब मैंने बनाना है ऑड नंबर के लिए, जो कि मैं यहाँ पे आपको पैटर्न जो है बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे। जैसे कि ये वाला नंबर है, तो जितने भी 1 आएंगे ना उसको हमने 0 करना है शुरू में। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 1 आता है, पहला 1, तो उसको हम 0 करेंगे आउटपुट। फिर जितने भी 1 आएंगे उनको 0 करना है। तो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, अगर यहाँ पे 1 आता है तो उसको हम 0 करेंगे, 0 आउटपुट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही पहला हमें 0 मिलता है, पहला 0, उसको हमने 1 करना है। पहला 0 को 1 करना है, उसके बाद अगर 0 है तो 0 रहेगा, अगर 1 है तो 1 रहेगा, जो कि ये वाली स्टेट कर रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ पे चले जाएं, अगर हम 0 रीड करें तो उसको 1 कर दें, और फिर उसके बाद 0 है वो 0 ही रहेगा, और 1 जो है वो 1 ही रहेगा। तो ये मैंने एक सिंपल सी काउंटिंग मशीन बनाई है, ये है मेले मशीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई मेले मशीन मैंने कैसे बनाई है काउंटर की? No, sir. No, sir. एब्सोल्युटली नॉट। नहीं सर, नहीं समझ। दोबारा समझा सर रहे हैं। रिवाइज कर दें, रिवाइज कर दें। बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, चलें दोबारा से पढ़ लेते हैं। पहले तो पैटर्न को समझना होगा। कोई भी नंबर लिखवाएं आप, फॉर एग्जांपल 12 है, ठीक है, ये एक इवन नंबर है। तो काउंटर हम बेसिकली इसको, ये मशीन को ये इनपुट देना चाहते हैं, और मशीन जो है ना वो आउटपुट करे 13। तो 12 की बाइनरी जो है वो इनपुट देंगे, ठीक है। ये कि इवन नंबर है, इसकी बाइनरी बनती है 1 0, सॉरी, हाँ 1 1 0 0। 110 तो ये इसकी बाइनरी है, ठीक है। इसको हमने 13 में कन्वर्ट करना है। तो 13 की बाइनरी जो है वो ये है 110 1101, ठीक है। तो इसमें सिंपल हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि 0 को जस्ट 1 से हमने चेंज किया, बाकी सारे डिजिट वही हैं, ठीक है। तो ये अगर तो नंबर इवन है, इवन नंबर इनपुट करते हैं तो सिंपल 0 को 1 कर देंगे और दैट्स इट। लेकिन अगर 13 है तो अगर 13 इनपुट करते हैं तो 14 आना चाहिए। तो 13 में अगर हम 1 ऐड करते हैं यहाँ पे +1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी कैरी नहीं है तो ये डिजिट एज इट इज आ जाएंगे। इसका मतलब है हुआ क्या है, हुआ ये है कि जितने भी यहाँ पे जो 1s आते जाएंगे यहाँ पे पहले, वो 0 होते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही पहला 0 आएगा, फर्स्ट 0 वो 1 हो जाएगा, और उसके बाद डिजिट एज इट इज आ जाएंगे। अगर 0 है तो 0 आएंगे, 1 है तो 1 आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये पैटर्न मैं आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने, ये वाला पैटर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जितने भी 1s आएंगे उन सबको 0 करेंगे, अनलेस अनटिल कि हमें पहला 0 मिल जाए। अगर पहला 0 मिलेगा उसको हम 1 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नो चेंज, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो ये पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये पैटर्न मेरे पास बन गया। अब मैं मशीन बनाने जा रहा हूँ। मशीन ये कहती है कि स्टार्टिंग स्टेट से अगर हम 12 है तो इसको हमने 13 बनाना है। तो वो 13 कैसे बनेगा, 12 की बाइनरी है 1 0
1100, ठीक है। यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ इस तरफ से, मैं पहले 0 रीड करता हूँ, मैंने बनाना है इसका 1, आउटपुट मुझे ये 1 ये देनी है मुझे आउटपुट, ये मैंने आउटपुट करना है। तो 0 के अगेंस्ट मैंने 1 आउटपुट करना है। तो अगर मैंने 0 रीड किया है तो मैं क्या आउटपुट करूँगा, 1 आउटपुट करूँगा। तो मैंने आउटपुट कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद 0 जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है, और 1 जो है वो 1 आ रहा है आउटपुट, और 1 जो है ये भी 1 आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब है कि 0 अगर आएगा तो मैं 0 ही आउटपुट कर दूंगा, और अगर 1 आएगा तो 1 ही आउटपुट कर दूंगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस नहीं आई सर तो ये बेसिकली डायग्राम की बस नहीं आई, पहले आ गई। आया क्या फिर? डायग्राम की समझ नहीं आई। डायग्राम ये कहती है कि पहले 0 रीड करें, इधर से पहला 0 रीड किया तो डायग्राम कहती है 1 आउटपुट कर दो। तो 0 रीड किया, 1 आउटपुट कर दिया, फिर मैं स्टेट पे चला गया। फिर कहती है 0 रीड करो, तो मैंने 0 रीड किया, 0 रीड करके मैं इसी स्टेट पे चला गया दोबारा, और मैंने आउटपुट कर दी 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा। उसके बाद 1 आया, 1 को मैंने 1 आउटपुट करना है, तो मैंने 1 रीड किया, स्टेट पे हूँ, स्टेट पे मैंने 1 रीड करके 1 ही आउटपुट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 आउटपुट कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट 1 रीड किया, मैं इसी स्टेट पे हूँ, 1 रीड करके, और फिर मैंने 1 आउटपुट कर दिया। तो आपने इनपुट क्या दी थी, 1 1 0 0, और आउटपुट क्या हुई है 1 1 0 1। तो ये ठीक हो गया इसने सर। काउंटर, तो इसने क्या किया है इस मशीन ठीक है में, सर, समझ आ इसको गया। 12 एज ए इनपुट दिए हमने, और इसने हमें आउटपुट कर दिया है 13, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने, अगर 0 इनपुट करेंगे तो 0 आउटपुट करेगा, अगर 1 इनपुट करेंगे तो 1 आउटपुट करेगा, ठीक है। अब हमने यही मशीन जो है वो ऑड नंबर के लिए भी बनानी है, कि अगर हमें बस एक ऑड नंबर हम दे दें, इसको 13 दे दें, तो ये 14 जनरेट करें। तो 14 की जो आउटपुट है, 14 की जो बाइनरी है वो ये है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहला 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। असल में जितने भी 1s हैं वो सारे के सारे 0s में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जैसे ही पहला 0 आता है वो 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर बाकी सेम एज इट इज़। तो पहला 1 अगर आएगा तो उसको हमने 0 करना है। सर और सारे वंस 0 में और सारे जीरोस 1 में कन्वर्ट हो रही। जितने भी 1s आएंगे उनको हमने 0s में कन्वर्ट करना है स्टार्ट में। इस तरफ से अगर एक नंबर इस तरह से नंबर आता है, तो ये सारे के सारे जो 1s हैं ये 0 होंगे, 0 0 0, क्योंकि जब इसमें 1 ऐड होगा ना तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और ये 0 जो है ये 1 हो जाएगा। उसके बाद सर अगर इस 0 के बाद एक और 0 आ जाए, इस 0 के बाद एक करेगा और 0 आ जाए तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है, वो 0 ही रहेगा। ये 1 है, ये 1 ही रहेगा, ये वाला, ये 0 है, ये भी 0 ही रहेगा, ये 1 है, ये 1, यानी कि पहला जब 0 1 हो गया उसके बाद नो चेंज नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। उससे पहले उस ये पहला 0 जो है वो 1 होगा, और उससे पहले जो जितने भी 1s होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, उसके ठीक बाद है नो सर। चेंज। तो ये है काउंटिंग मशीन, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसके बाद जब पहला 1 आया उसको 0 करना है, और जितने भी 1s आएंगे उन सबको 0 करना है, और जैसे ही हमें पहला 0 मिला हमने उसको कर दिया 1, और उसके बाद हम स्टेट पे आ गए, 0 है तो 0 आउटपुट करेंगे, 1 है तो 1 आउटपुट करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, ये इनपुट लें 1 1 0 1, इसकी इनपुट लें तो क्या ये आउटपुट जनरेट करती है मशीन? लेट्स डू दिस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने, स्टेट पे हैं, 1 को पहले 1 को हमने रीड किया, इसको हमने क्या कर दिया 0, तो 0 आउटपुट कर दी। नेक्स्ट हम स्टेट पे आ गए, यहाँ से हमने 0 रीड किया, 0 रीड करके हमने इसको क्या कर दिया 0 रीड करके हम इसको हमने 1 आउटपुट कर दिया, 1 आउटपुट कर दिया। हम स्टेट पे चले गए, यहाँ पे हमने 1 रीड किया और 1 ही आउटपुट कर दिया, इसके अकॉर्डिंगली 1 फिर हमने रीड किया और 1 ही आउटपुट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये था 13 और ये है 14, सिंपल। तो 13 को 14 में कन्वर्ट कर रहा है, 14 को 15 में कन्वर्ट करेगा, 15 को 16 में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक काउंटिंग मशीन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज ये थी मैले मशीन। तो आप जरा सर जी सर मैंने ये पूछना है कि ऑड में तो आपने बता दिया जब स्टार्ट में 1 आएगा तो वो 0 में कन्वर्ट होगा, अगर 0 में आएगा तो 1 में होगा, तो इवन में क्या होगा? इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, जैसे कि ये 8 है 8 है,
तो इवन नंबर का नेक्स्ट नंबर जो है वो 9 होता है। 9 कैसे जनरेट होता है? सिंपल, इस ये जो पहला 0 होता है ये सिंपल 1 हो जाता है, बाकी नंबर वही रहता है, तो ये 9 हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले ये डिजिट सेम ही है, सिर्फ पहला 0 जो है वो 1 हुआ है। तो अगर तो नंबर इवन है तो हम सिंपल पहले 0 को 1 कर देंगे और बाकी में वैसे ही आउटपुट कर देंगे जो इनपुट होगी, ये इवन में करेंगे। ठीक है, अगर अगर पहला 1 होगा, 0 ना हो, 1 हो, पहला 1 हो तो वो तो ऑड नंबर होगा ना, वो तो जैसे ऑड नंबर है। तो अभी ऑड नंबर को डिस्कस कर रहे थे, ये एक ऑड नंबर है। तो इस केस में हमने सबसे पहले इसमें +1 करना है, इसमें +1 करेंगे बाइनरी में। तो जब ये 1 और 1 ऐड होकर 0 आ जाएगा और एक 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 ऐड हो गए, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। ये 0 जो है इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले 1 जितने भी थे वो सारे के सारे 0 में कन्वर्ट हो गए हैं, पहला 0 1 में कन्वर्ट हो गया और बाकी नंबर एज इट इज़ आ गए हैं। ठीक है, तो इसको हमने अभी जी सर इम्प्लीमेंट किया। समझ आ गई। ओके, तो अब आपने ये करना है कि इसके लिए आपने ना मोरे मशीन बनानी है। तो लेट्स डू दिस, मोरे मशीन बनाएं आप। तो आप स्टार्टिंग स्टेट पे आप 0 आउटपुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 आउटपुट कर सकते हैं आप स्टार्ट में। आप स्टार्टिंग स्टेट को खाली छोड़ दें, ठीक है, उसमें कुछ भी आउटपुट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आ गए, आपने कुछ भी आउटपुट नहीं किया, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रा इसकी मोरे मशीन बनाएं। ठीक है, लेट्स डू इट। सेम लैंग्वेज है और इसके लिए आपने मोरे मशीन बनानी है। यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट में आप मोरे मशीन बनाएं। आई विल कम बैक।
जी स्टूडेंट्स, बना लिया आपने मोरे मशीन? तो मैं जी 0 0 0 0 1 1 सर 1 स्टेट के अंदर जहाँ पे आपने 0 डाला है वहाँ पे 1 डालना है उसके अंदर। ओके। हाँ, ऊपर एक लगेगा अपना लूप 1 का। ओके नेक्स्ट, बस 0 रीड करना है, 0 रीड करना है और स्टेट बना देंगे, उसके अंदर भी 0 आएगा। ओके, इसके ऊपर 0 ऊपर 0 कर लो। सिर्फ 1 का स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से। ये फॉर एग्जांपल स्टेट नंबर, ये स्टेट नंबर ए है, सही है, यही से यहाँ से 1। स्टेट नंबर ए से 1। यस सर। एक और स्टेट बनाई हमने, यहाँ से 1 लिया तो इसके अंदर 0 करेंगे 0, इसके ऊपर 1 का लूप इसके ऊपर 1 कर लो और अब 0 रीड करेंगे आगे, 0 रीड करेंगे आगे, फिर स्टेट बनाएंगे उसके अंदर 1, इसके अंदर 1, अब आगे रीड फिर करेंगे 1 ये रीड करेंगे 1 और 1, इसके अंदर भी 1, आगे रीड, इसके ऊपर 1 का लूप, 1 का लूप, आगे 0 0 और बस 0 का लूप। यस यही है। यस अच्छा चलिए आप इसको करें ज़रा, 1 0 1 0 0। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 0 1 0 1, सिंपल। ये इनपुट किया मैंने, मेरा आउटपुट ये जनरेट करनी होती है, ये जनरेट, यहाँ से मैंने 0 रीड किया, मैं स्टेट पे चला गया, ठीक है, और मैंने 1 आउटपुट कर दिया, ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ से मैंने 0 रीड किया 1 से, तो मैं स्टेट पे चला गया सी पे, तो मैंने 0 ही आउटपुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 लिया, सर वो वापस आना था 1 पे, सर वो वापस आना था 1 पे, वो मिस कर दिया वो मैं यहाँ से। यस ठीक है, तो नाउ इट्स लुकिंग फाइन। सर नीचे वाले पे भी एक लगेगा, मतलब हमारा पाथ 0 से 1 का नीचे वाली लूप है वहाँ से। हाँ जी लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 0 के बाद फिर 0 आ जाता है, ये यही 1 पे। फिर 0 आ जाता है, तो फिर इसी के लिए आपने यही करना है कि 0 ही आउटपुट करना है, ठीक है। तो ये वाली स्टेट जो है ना वो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से स्क्वीज डाउन कर सकते हैं कि ये वाला जो पाथ है इसको आप ना बनाएं, ये वाला पाथ ख़त्म कर दें। जैसे ही 1 आए उसके बाद पहले 0 को आपने 1 किया, उसके बाद 1 जो है वो 1 रहेगा और 0 जो है वो 0 रहेगा। तो यहाँ पे आप 1 का पाथ ठीक हो गया और यहाँ से आप 0 का पाथ दे दें, ठीक है, और ये जो है ये 1 आ जाएगा इधर। गुड हो गया। तो कितने स्टूडेंट को समझ आ गई है? स्टूडेंट समझ आ गई आपको? कितने लोगों ने ये मोरे बनाई थी? किसी ने भी नहीं बनाई, सिर्फ एक स्टूडेंट ने बनाई है मैंने मोरे। बना रहे हैं सर अभी। अच्छा सही है। तो अब आप जो है ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उसके बाद आपको छुट्टी होगी। क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे एक मैंने नोट पैड के ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है जी क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये फॉर्मल डेफिनेशन है और ये जो है ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
design a Melee machine for a binary input sequence such that if it has a substring 101, the machine output A. If input has substring 110, it output B. ठीक है, अदरवाइज इट आउटपुट C. कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस है बाइनरी में, ठीक है, तो बाइनरी में एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस जो है बना लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें 101 सब स्ट्रिंग आ रही है उस सीक्वेंस में, जब भी 101 आएगा तो वो आउटपुट करेगा A, और जब भी 110 बनेगा तो वो आउटपुट करेगा B। अगर कुछ भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं बन रहा, 101 भी नहीं बन रहा, 110 भी नहीं बन रहा, मतलब अगर ये 5 की बाइनरी, अगर 5 बन रहा है तो A आउटपुट करें, ठीक है, अगर 6 बन रहा है तो B आउटपुट करें, अदरवाइज आप C आउटपुट करें। तो ये आपने करना है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि आपके पास एक सीक्वेंस है इस तरह से, ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है आपके पास, आपने यहाँ से बेसिकली रीड किया, ठीक है। अगर तो 1 पे आपको आउटपुट करना चाहिए C, फिर 1 पे आपको आउटपुट करना चाहिए C, अब 110 बन गया, यहाँ पे 6 बन गया, तो आपको B आउटपुट करना चाहिए यहाँ पे। फिर आपको ये देखें, फिर आप 101 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट A करना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे आउटपुट करना चाहिए C, ठीक है, और यहाँ पे फिर 110 बन रहा है ये वाला, तो यहाँ पे आपको आउटपुट करना चाहिए B, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 115 बन रहा है, यहाँ पे 101 बन रहा है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट करना चाहिए A, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने ये एक स्ट्रिंग को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने C, B, A आउटपुट करना है आपने। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? सर ये दोबारा समझा दें, वो जो आपने अभी बताया। सर एक बार दोबारा बताइएगा। क्वेश्चन है कि आपके पास स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग है आपके पास, बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग है आपके पास। तो सबसे पहले आपने 1 रीड करना है, 1 आप अगर आपने 110 बना तो आपने आउटपुट करना है आपने फॉर एग्जांपल B, और अगर आपके पास 101 बनता है तो आपने आउटपुट करना है A, ठीक है। इसके अलावा आपने C आउटपुट करना है अदरवाइज। तो ये क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली मोरे और मेले मशीन जो है ये पैटर्न मैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये पैटर्न मैचिंग इसकी एक ना एग्जांपल है, और इसकी ये प्रैक्टिकल क्या कहते हैं एग्जांपल है। प्रैक्टिकली हम मोरे मेले मशीन को पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है पैटर्न मैचिंग। जैसे कि जीन्स है, तो जीन्स आपको पता है कि उसमें जीन्स में 4 तरह के कैरेक्टर होते हैं, AGTC, ठीक है। तो ये बहुत रिपीट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा C's आते हैं, T आता है, G आता है, A आता है एंड सो ऑन। तो उसमें हम एक पैटर्न को दूसरे एक प्रोटीन में हमने कोई और पैटर्न फाइंड करना है कि अगर ये वाला पैटर्न एग्जिस्ट करता है तो इसको ये डिजीज़ हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें पहले आपने 1 रीड किया, तो चूँकि अभी ना तो ये वाला पैटर्न बन रहा है ना ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो आप C आउटपुट करेंगे। फिर नेक्स्ट वैन आएगा, फिर आप C आउटपुट करेंगे। अब चूँकि ये वाला पैटर्न बन गया 110, तो ये आपने B आउटपुट करना है, तो आप यहाँ पे B आउटपुट करेंगे। फिर आपने यहाँ वाला ये वाला 1 रीड किया, इसमें 1 में आप ये देख सकते हो कि 110 बन रहा है, यहाँ पे ये 110 बन रहा है। तो 110 बनेगा तो आपने A आउटपुट करना है, तो इस 1 को रीड करते हुए आपने A आउटपुट करना है। फिर आपने नेक्स्ट 1 रीड करना है, तो नेक्स्ट 1 जो है वो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो आपने यहाँ पे C आउटपुट करना है। फिर नेक्स्ट आपने 0 रीड किया, तो 0 पे चूँकि 110 बन रहा है, पैटर्न बन रहा है ये B, तो आपने यहाँ पे B आउटपुट करना है। फिर आपने नेक्स्ट 1 रीड करना है ये वाला। जब ये वाला 1 रीड करेंगे तो यहाँ पे आप पैटर्न बन रहा है 101 वाला, जो कि ये वाला है, तो आपने यहाँ पे A आउटपुट करना है। फिर आपके पास यहाँ पे 0 है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसके अगेंस्ट आपने C आउटपुट करना है। फिर 101 बन रहा है, तो यहाँ पे आपने B आउटपुट करना है। इस 1 को रीड करते हुए आपने C आउटपुट करना है। इस 0 को रीड करेंगे तो पैटर्न बन रहा है 110 विच इज़ B, तो यहाँ पे आपने B आउटपुट करना है। इस 0 को रीड करेंगे तो C, इस 0 को रीड करेंगे तो C, इस 1 को रीड करेंगे तो C। तो आपने ये सीक्वेंस रीड करना है
और इस तरह से आउटपुट करनी है, सी सी बी ए सी बी ए सी बी सी बी सी सी। तो इससे ये पता चल रहा है कि ए बी जो है वो ये वाला पैटर्न कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 4 दफ़ा ये वाला पैटर्न आया, और ए वाला पैटर्न कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम्स ये वाला पैटर्न आया। तो ये पैटर्न से हमें पता चलेगा कि हम इसमें कोई ख़ास डिजीज़ का भी कोई पैटर्न होता है तो वो डिजीज़ इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बी 2 दफ़ा आए, सी 3 दफ़ा आए या डी 4 दफ़ा आए, उसको ये डिजीज़ हो सकती है। तो इस वजह से हम ये मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई है। तो ये आपके पास एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। यू हैव टू डिज़ाइन अ मेले मशीन, मेले बना लें, मोरे बना लें, इट्स अप टू यू, लेकिन कोई एक मशीन बनाएं जो कि ये सीक्वेंस ले। मेले मशीन ही बना लें ताकि सबकी सब सिंक्रोनाइजेशन रहे, आपको पता चले कि मेले मशीन जो है वो आपकी सही है या गलत है, उसको डिस्कस करेंगे। ये इनपुट लें और आउटपुट ये जनरेट करें यूजिंग मेले मशीन, ठीक है। तो यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ। नहीं एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक दफा क्वेश्चन दिखा दें दोबारा से। देख लिया आपने क्वेश्चन? जी सर। बस ठीक है, बस आपने ये वाला लिखना है अपने पास, बाकी आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। तो कोशिश करें यही वाली स्ट्रिंग जो है वो ले लें। स्ट्रिंग है 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1। तो यही स्ट्रिंग ले लें।
ओके स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है, आप इसको घर पे बैठ के सॉल्व करें। सर एक बनाया मैंने। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप उसके ऊपर ये स्ट्रिंग रन करें, आपकी आउटपुट आ रही है इस तरह से तो ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास पे नया टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मेले मोरे मशीन इज़ ओवर नाउ, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज़ भी है, वो मैंने अनाउंस कर दिया है, तो बी रेडी फॉर द क्विज़। अटेंडेंस हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सर टॉपिक बता दें। अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये टॉपिक्स वगैरह ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं करता इस क्वेश्चन का।